दिनेश जी देखेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और बल्कि मैं आता हूँ राजेश जी आपके पास, बल्कि ये जो मुंबई में जो बाबा आए हैं बागेश्वर वाले, ये तो एक महानतम एक संत हुए महाराष्ट्र के अंदर, संत तुकाराम, आपने भी नाम सुना होगा। संत तुकाराम का नाम बहुत बड़ा है। ये तो उनको भी गालियां दे के आए हैं और बाद में माफी मांगते हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये इस किस्म का एक तरह से एब्सर्डनेस जो होता है ना, एबनॉर्मेलिटी जो समाज के अंदर फैल रही है। कमाल तो ये है कि हमारे सत्ताधीशों का अडानी के प्रति प्रेम कुछ ऐसा ही है जैसे दुर्योधन का अपना धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति प्रेम था कि किसी भी कीमत पर उनको बचाना है। आप अनैतिकता की दलदल में इतने गिर चुके हो, आपको सही और गलत के अंदर फर्क नजर नहीं आता है। वो फिर वही शोले का डायलॉग याद आ जाता है, बहुत याराना लगता है। तो याराना के चक्कर में आप क्या करोगे? देश को डुबो दोगे? क्या करोगे? अल्टीमेटली कितना इस देश का अपमान करेंगे? बाहर जाके अपमान करते हैं, इधर अपमान करते हैं, 70 वर्षों में कुछ नहीं किया, हर रोज बोलते हैं। भाई इसी देश की हम पैदाइश हैं, यही पैदा हुए हैं। हमें तो 2014 से पहले भी गर्व था, आज भी गर्व है इस देश के ऊपर। और यही इन्होंने शंघाई में जाके क्या कहा था कि लोग सोचते थे कि ये 2014 के पहले, यार मैं इस धरती के ऊपर गर्व करूं या क्या करूं, ऐसे से वाक्य बोलकर आए हैं, मैं आपको बताऊंगे। लेकिन चूंकि उनको प्रश्न कौन करेगा, उनको लगता है कि मेरे सामने कोई सवाल नहीं कर सकता है। और उनके जो मुझे लगता है प्रतीक चिन्ह है वो पुतिन साहब और जीपिंग है, ना कि कोई और है। तो ये लोकतंत्र की बात जब करते हैं तो हंसी आती है। जब संसद में आते हैं तो ये प्रधानमंत्री की परंपराओं का पालन नहीं करते, उपहास करते हैं लोगों का, मजाक बनाते हैं लोगों का कि जैसे तुम हो कौन यहां बैठे हुए। तो भारत के 140 करोड़ लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, कॉकरोच समझते हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है। सबसे विद्वान यही है। इन एक्चुअलिटी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे कम पढ़े लिखे यही हैं। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी शिक्षा की जो क्वालिफिकेशन है इसके ऊपर शक है। आज तक किसी प्रधानमंत्री की शिक्षा प्रणाली पे कभी कोई शक नहीं हुआ। इनकी शिक्षा के क्वालिफिकेशन के ऊपर शक है कि ये सही है गलत है, क्योंकि खुद ही कहते आए कि हम कम पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जो इतनी जगह गलत काम करके आया है और फिर भारत को अनैतिकता के गर्त में गिरा रहा है, लोगों की खरीदारी करके सरकारें गिराता है, एमपी हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, या सॉरी अपना महाराष्ट्र हो, तो कौन सी नैतिकता की बात करेंगे? चाल चरित्र चेहरा तीनों ही गए हैं सर इसके अंदर। तो राजेश जी अंतिम टिप्पणी। यही दिक्कत यही है कि जिनको सरकार चलानी चाहिए वो लोग साधु महात्माओं और मंदिरों के जो है उसमें अपना मत्था टेक रहे हैं, और जो साधु महात्मा है वो सरकार चला रहे हैं। ब्लैक मनी वाला जो एजेंडा था वो किसने चलाया कि काला धन वापस आएगा तो इतना पैसा देश के अंदर आएगा, उस पर से आइडिया आया नरेंद्र भाई को 15-15 लाख रुपए बांटे जा सकते। फिर सत्ता में आने के बाद पता चलता है कि ये बाबा ने गलत जो है बात अपनों को पकड़ा दी थी। इसी तरह से जो श्री श्री रविशंकर थे उन्होंने डॉलर की तुलना में जो है रुपया वो किस तरह से बढ़ेगा उसकी बात की थी। उसके बाद हमको पता चला कि हमारा अर्थतंत्र है उसमें क्या स्थिति है। आपने जो बात की बागेश्वर की, 12 मार्च को एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है जिसमें कहते हैं कि हर हिंदू महिला है उसको 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे है वो राम के नाम पर दे देने चाहिए। ऐसी ही बात 2014 के आसपास जो है ऋतुम्बरा ने की थी कि 4 बच्चे पैदा करो और 2 वीएचपी और संघ को दे दो। मोहन भागवत ने भी नागपुर से एक बार कहा था कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए मुस्लिमों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा बच्चों पैदा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं वो की जाती है, और ऐसी चीजें है उसमें कोई भी जो है महिला है या महिला आयोग है वो उस पर संज्ञान नहीं लेता। राहुल गांधी एक अगर बात कह देते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जनरल स्पीच के अंदर कई बार कई नेताओं ने की होगी कि हमको लोग मिलते हैं और ये दिक्कत है जो हमको बताते, तो वो ऐसी ये तो एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक बात की गई जैसे कि देश की जो महिलाएं हैं वो बच्चा पैदा करने का मशीन है। खुद जो है वो शादीशुदा नहीं है, आरएसएस के अंदर जो प्रचारक है वो शादीशुदा नहीं है, उनके स्वयंसेवकों को ये काम नहीं दे रहे हैं, उनके प्रचारकों को ये काम नहीं दे रहे, ये जिम्मा है। तो आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और ये लोग तो जो परावलंबी हो रहे हैं जो कह रहे हैं अगर किसी ने 4 बच्चे पैदा कर लिए तो उसमें भी ये स्पष्टता कर देनी चाहिए कि उनको 18 साल तक बड़ा करने का जो खर्चा है वो भी माँ बाप को हिंदू हित में उठाना है कि वो खर्चा जो है बागेश्वर उठाएंगे या ऋतुम्बरा उठाएंगे।
तो ऐसी सारी फिजूल बात है, बिल्कुल मजाकिया बातें जो है वो इस देश के अंदर की जाती है। और उसको जो हमारा मीडिया है, मैंने अभी, मैं चैनल का नाम नहीं दूंगा, अभी एक चैनल का जो टाइटल है वो देखा कि बागेश्वर मैदान में और बागेश्वर मैदान में और मुल्ला लोग परेशान हैं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस प्रकार के प्रोग्राम बनाती है उस पर, और इसको बड़ा किया जाता है। जिस प्रकार से वो बात करते हैं कि जिनको खुजली हो रही है वो मेरे पास आए, मुझे तो कोई खुजली नहीं, ये कोई संत महात्मा की बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब ने कहा कि असली हिंदू कौन, असली नकली हिंदू कौन, तो अभी तो असली राष्ट्रवादी कौन और नकली जो है राष्ट्रवादी कौन, ये भी एक बहस चल रही है। अब तो बहस ये भी चलने लगी कि पीएमओ के असली अधिकारी कौन और नकली अधिकारी कौन। जिस प्रकार से आपने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में भी उनकी असली डिग्री क्या है और नकली डिग्री क्या है, इसकी बहस चल रही थी। यही बहस स्मृति ईरानी के बारे में, येल यूनिवर्सिटी वाली डिग्री थी, तब भी ये सवाल उठे थे। उनका जो एफिडेविट था यहाँ पर, जब वो स्मृति ईरानी विधानसभा लड़े तो थे। सर स्मृति ईरानी तो 12वीं पास है और आईएम को और आईआईटी के कोर्सेज को सेट कर रही थी कि यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहिए। आप सोचिए, इस आदमी के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, वो उन विद्वानों को बता रही कि तुम्हें क्या करना है। इसी को तो नया भारत कहते हैं। जी जी जी। तो कोई एक आदमी है जिनकी व्यक्तिगत लाइफ में बीवी है या बीवी नहीं है, छुपाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो एफिडेविट के अंदर दो अलग अलग बातें कही गई। तो ये सारी चीजें हैं। और जब ये संशय आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके मंत्रियों के बारे में और आपकी जो दावे किए जाते हैं ये सारों के बारे में होते हैं, तो ये संशय जो है बना रहता है कि जो अदानी का इतना बड़ा अदानी गेट हुआ है और पूरी दुनिया जो है इसमें, शेयर मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखते हैं क्या 100 दिन के अंदर पहाड़ खोद के चूहा निकालती है। मुझे नहीं लगता कि ये जिस प्रकार से ये इंक्वायरी हो रही है उसमें कोई ज्यादा निकलेगा। नहीं, मैं यहाँ पे सर मैं क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट को जो मैंडेट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंडेट दिया है नंदा नीलेकनी और एमवी कामत को, वो सिर्फ प्राइस मैनिपुलेशन का है। मैं आपको बताऊं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, उसमें शेल कंपनियां नहीं है जो वहां से पैसा भेज रही हैं, उसके अंदर पैसे का रीरूटिंग नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, तो उसमें क्या चर्चा निकल के आएगी सर? जब हवाला निकल के नहीं आएगा तो उसमें से क्या निकल कर आएगा? फिर वो नंदा नीलेकनी एक साइन करेंगे, मैं आपको बताऊं, और कामत साहब भी और बाकी उनकी जो 6 की टीम है वो लिखेंगे there can be some suspicion of the price manipulation but there is no substantial evidence to prove it, और बात खत्म। yes. इसीलिए तो अमित शाह कह रहे हैं कि जिनको अदानी पर क्वेश्चन है वो जाए सुप्रीम कोर्ट में और जो है वो अपने पास जो भी कागज है वो वहां पर जमा करे, वहां से जो सच है वो निकल आएगा। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है, वो इसी चीज से निकल के आता है। और आप देखना 100 दिन के बाद जो है अदानी के शेयर थे उससे बाउंस होके जहां थे वहां पहुंच जाएंगे। तो सारी जो चीजें हैं वो इस प्रकार से मैनिपुलेट की जा रही है कि जो सच है, मैंने पहले ही कहा ना, जो सच है वो गलत दिखता है और जो गलत है वो सच दिखता है। जो राष्ट्रवादी है वो भी एंटी नेशनल हो गए, जो प्रखर जो हिंदू है, जिस तरह के सनातनी है, वो उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि सनातनी मैं हूं तो मैं असली हिंदू, ये लोग नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, आपको एक बार बोल दिया कि आप एंटी नेशनल है, फिर आप दुनिया भर में घूमते रहो अपने आप को नेशनलिस्ट प्रूव करने के लिए। ये जो स्थिति बनाई है, हमारी यूनिवर्सिटियों की ये स्थिति है, हमारी शिक्षा की ये स्थिति है, जिसका जिस प्रकार से उनको भगवाकरण किया जा रहा है, तो सारी चीजों पर अभी जो है एक प्रकार से सत्ता का कब्जा हो गया है। और उससे उनको पता है कि जितने भी सवाल है उस सवाल को हम बेमानी कर सकते हैं, जितनी भी समस्या है उस समस्याओं को हम एक ऐसे रास्ते पर डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे वो सारी चीजें हैं। 100 रुपए का पेट्रोल लोगों को महंगा गुजरात में नहीं पड़ा। अब देखिए, अब ब्रिज गिरा, 137 लोग मर गए, उनका शोक भी समाप्त नहीं हुआ था। वही कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटिंग से जीत गई। कोविड के अंदर जो स्थिति बनी थी पूरे देश के अंदर, वो कोविड के बाद ही हमारे यहाँ स्थानिक स्वराज के चुनाव हुए, उसमें 70% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी दे गई। जिनके माँ बाप जो है वो बिना दवाई के, बिना अस्पताल के मर गए थे, उनका बेटा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर दौड़ता है। तो ये किस प्रकार के राजनीतिक हिप्नोटिज्म है उसको समझने की जरूरत है। विपक्ष जो है बिल्कुल बिखरा हुआ है। अभी भी आप देखो कि कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ अखिलेश एक दूसरा मोर्चा बना रहा है, तो उनको पता है कि जो स्टेट के लीडर है उनके स्टेट पर सीमित है। ममता बनर्जी का जो असर है
वो पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं है, अखिलेश का उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, जिसका पूरे देश के अंदर असर है। उसकी स्थिति जो है उन्होंने किस प्रकार से कर दी। आज भी राहुल गांधी के यहाँ सीपी और वो पहुंच गए, जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो कांग्रेस को खत्म करना वो इसलिए ही जरूरी है कि उनका जो राष्ट्रीय विकल्प है वो खत्म हो जाए। अब जब राष्ट्रीय विकल्प ही नहीं बचेगा तो फिर सवाल कौन पूछेगा? फिर जो सवाल पूछने वाले, डर जो है राजनीति के अंदर वो वोट का ही डर होता है। वो वही डर एक राजनीति को परेशान करता है कि 5 साल के बाद लोगों की जन भावनाओं का हमने ख्याल नहीं रखा तो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। ये डर जब निकल जाता है तो फिर राजनीति के अंदर क्या लोकतंत्र और क्या तानाशाही, यही लोकतंत्र की डेफिनेशन भी बदल दी जाएगी। और अभी बदली ही है। जो लोकतंत्र के चौखट पे सर झुका के नरेंद्र भाई वहां चले थे, वो लोकतंत्र की स्थिति आज संसद के भीतर भी क्या है वो हम देख रहे हैं। हमारे जो जितने भी गांधी जी की बात की गई, नेहरू की बात हो, सरदार की बात, सरदार अभी उनको जरूरत है। अगर सरदार उनकी जरूरत नहीं होती तो गांधी और नेहरू की तरह उनको भी ट्रोल किया जाता। तो ये लोग जो है पूरी जो राजनीति है उस राजनीति पर इस प्रकार से हावी हो गए हैं कि उनको अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ भी करेंगे। हमारे सामने जो जो भी लोग हैं वो इतने पक्के नहीं है, उतने संगठित नहीं है, उतने अपना जो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के फंसे हुए लोग हैं। कुछ नेता है, मायावती को किस तरह से न्यूट्रल कर दिया गया है वो हम देख रहे हैं। तो और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक बहुत प्रमुख बल था उनका, उनको किस तरह से तोड़ दिया गया। तो जिसको खरीद सको वो खरीद लो, जिसको तोड़ सको उनको तोड़ दो, जिसका कैरेक्टर असेसमेंट कर सकते हो, जिसको जेलों में बंद कर सकते हो, उनको इस प्रकार से जो है वो साइडलाइन कर दो। और पूरी राजनीति के अंदर जो मीडिया है वो या न्याय तंत्र हो या दूसरी या तीसरी जो चीज है जो जिनका इन्फ्लुएंस होता है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा तामझाम और इसका इतना बड़ा खर्चा किया जाता है कि 10 मिनट के अंदर किसी आदमी को पूरे देश के अंदर आप बदनाम कर सकते हो। तो ये सारे जो टूल्स है उसका इस प्रकार से बिल्कुल बुद्धिमानी से उपयोग किया जा रहा है कि जिससे जो सही बातें हैं वो सही बात अब गलत हो गई है। तो राजनीति जो है वो ऐसे चल रही है कि जो हमको है पसंद वही बात करेंगे। तुम हम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। और लोगों को भी ये है कि कितने भी कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। तो ये जो चीज है, ये चीज में पूरी राजनीति में समझता हूँ फंसी हुई है। 2024 आज 23 चल रहा है, 24 तक जो है हम यही देखने जा रहे हैं। और 24 में मैं तो ये समझता हूँ कि अगर विपक्ष संगठित नहीं हुआ किसी भी एक कार्यक्रम पर और इसी प्रकार से अगर अलग अलग मोर्चे रहे, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग लड़े, तो जो गुजरात के अंदर हुआ है वही पूरे देश के अंदर होने वाला। तो इससे ये और अभी सर्वे देख रहे हैं आप, मीडिया के अंदर किस प्रकार से कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। किस तरह से देश को अभी विश्व गुरु बनाया जाएगा टीवी के स्क्रीन पर, हम देखते जाएंगे। तो अभी 325 320 दे रही हैं सर्वे। अब देखना है एक जैसे जैसे दिवाली आ जाएगी तो 400 सीट तक ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और एक माहौल बनाया जाएगा। और उस माहौल के अंदर जो है मैंने कहा कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो ले जाके और फिर प्रजा का मत जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये राजनीति में नरेंद्र भाई आप तो यहाँ 2014 के बाद देख रहे हो, हम 2002 से देख रहे हैं, वो बिल्कुल सफल हो रहे हैं और उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो जिस जो होम ग्राउंड उनका है उस पर उनका सेंचुरी बन रहा है तो वो होम ग्राउंड छोड़ेंगे ही नहीं। एक बार अगर किसी ने ये राजनीति को पलट के दिखा दिया या हरा के दिखा दिया, जो स्टेट में ममता बनर्जी ने किया या दिल्ली में केजरीवाल ने किया, ये नेशनल लेवल पर अगर सारे विपक्ष जो है, क्योंकि ये दिक्कत सारे लोगों की है। अगर संजय राउत को वहां सीबीआई जाती है तो वो ममता बनर्जी के वहां भी जाती है, वो अखिलेश के यहाँ भी जाती है, वो केजरीवाल के यहाँ भी जाती है। जो दिक्कत है लोकतंत्र की बात जो लोग कर रहे हैं वो फिर जब इकट्ठा होता है तब अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। और ये बात उनको पता है कि ये सारे लोग जो है वो एक नहीं हो पाएंगे क्योंकि सारों का इंटरेस्ट जो है अलग अलग है। तो इससे ये उनका कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस के अंदर जो है वो 2024 तक पूरा माहौल बनाएंगे। और मैं अभी भी कहता हूं जब तक कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर नहीं आएगा और उसके पीछे जो प्रादेशिक जो नेतृत्व है वो नहीं आता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में कोई
बड़ा मुकाबला मैं नहीं देख। बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे 2 दिन पहले तो मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया था और 20-30 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंच गया। टाइम्स नाउ चैनल पे भी आ गया था, कई चैनल्स पे आना शुरू हो गया था कि नॉर्वे की कोई डेप्टी नोबेल कमेटी के चेयरमैन है, वो वहां पे बोल गए थे और बाद में वही आके बोले ये सब फेक न्यूज फैलाई जा रही है मेरे नाम से और ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्या क्या नहीं होता है यहाँ पर, क्या क्या नहीं होता है। ये देश, सब कभी मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक बनाना रिपब्लिक है। और कई बार कई दुनिया के नेता कहते हैं ये मुल्क जो भगवान के भरोसे चल रहा है। ये वास्तव में ऐसा लगता है कि भगवान के भरोसे चल रहा है। यहाँ किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है कि तानाशाही है, लोकतंत्र है, कुछ है, किसी कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं, हमारे एक विद्वान मित्र यहाँ कह के गए थे कि अगर इस देश में कल मोदी जी आके घोषणा कर दे कि 10 साल तक इस देश में देश की प्रगति के लिए चुनाव स्थगित किए जाते हैं, लोकतंत्र स्थगित किया जाता है और आप घरों के ऊपर जाइए, ढोल मजीरे बजाइए, थालियां चिमटे बजाइए, सारा हिंदुस्तान ऊपर चल के थालियां चिमटे बजाएगा और तानाशाही का स्वागत करेगा, मैं आपको बताऊं। और बिल्कुल सही बात है। ये हमारी कौम की हालत है आज की डेट में, रीढ़ की हड्डी नहीं है हमारे। जी स्वामी जी, आखिरी कुछ कहना चाह मैं रहे थे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है, इतनी स्थिति निराशाजनक नहीं है, हम इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर वो सीट जो कांग्रेस कभी नहीं जीती और तीसरे नंबर पे पिछले इलेक्शन में आई थी, इस बार बिगेस्ट मार्जिन से जीती है। तमिलनाडु के अंदर जो कांग्रेस सीट जीती है 65% वोट पाई है। महाराष्ट्र के अंदर जो लंबी लीड से जीती है वो बीजेपी की परंपरागत सीट थी। इतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वेस्ट बंगाल के अंदर पिछली बार बीजेपी इसलिए जीती थी कि वहां पे सीपीएम और कांग्रेस के वर्कर्स ने कहा था पहले राम फिर बाम, और सारे वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गए थे। त्रिपुरा में भी इसीलिए जीती थी। तीन, अगर अगर ये पोलराइज आप चाहते हैं कि सारा विपक्ष एक साथ हो जाए, अगर तेलंगाना में टीआरएस, ओवैसी और कांग्रेस एक साथ हो जाएगी, बीजेपी 60% सीट जीतेगी। अगर वेस्ट बंगाल में सीपीएम और टीएमसी जीत जाए, अगर जुड़ जाएगी, बीजेपी 80% सीट जीतेगी। जितना सीपीएम और कांग्रेस मजबूत होंगी, जितना मजबूत होंगी, और जिस इलेक्शन में कांग्रेस जीती है, नंबर 1 पे कांग्रेस है, नंबर 2 पे टीएमसी है, बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर जो 40-50 सीट मिली थी बीजेपी को, इस बार 5 सीट मिल जाए, बड़ी बात है। अगर सब जुड़ जाएंगे तो हिंदू तो खतरे में आ जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी। सब विपक्ष एकजुट ना होना चाहिए, ना होगा, त्रिपक्षीय होना चाहिए, और तीसरे पक्ष को, जो हारने वाला पक्ष है, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए जो बीजेपी के वोट काटे। ये रणनीति है, इस स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है। इतनी स्थिति निराशाजनक नहीं है। और विपक्षी एकता की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं होगी, ना होनी चाहिए, बाद में हम निष्कर्ष निकाल लेंगे, अब तो जीत ही नहीं सकते। वास्तविकता में विपक्षी एकता बीजेपी को जिताने का मंत्र है। ये ट्रायंगुलर फाइट होनी चाहिए हर जगह। अगर ट्रायंगुलर फाइट नहीं होगी तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि हिंदू पोलराइजेशन होगा। देखिए, मुसलमान उधर चले गए, सब मुझे हराने के लिए आ गए, मुझे जिताने के लिए सब इधर आ जाओ, सारे हिंदू इधर आ जाओ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक के जो इलेक्शंस हैं, ये एक एसिड टेस्ट होगा। मैंने आज भी एक प्रोग्राम किया जो कल सुबह ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और मैं बहुत डिटेल में उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा मैंने दिया है कि कितनी सीटें पहले किसने जीती थी और अब कौन जीतेगा। मेरा सोलो प्रोग्राम है ये वो, तो दर्शक मित्रों वो आप कल सुबह ज़रूर देखिएगा। कर्नाटक के ऊपर विशेष प्रोग्राम है, लंबा प्रोग्राम है, 17-18 मिनट का। तो किस ढंग से एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने, रीजन वाइज, कोस्टल कर्नाटका हो, हैदराबाद कर्नाटक हो, बॉम्बे कर्नाटक हो, सेंट्रल कर्नाटक हो, साउथ कर्नाटक हो, एक एक को मैंने सारा का सारा एनालाइज किया है और बताया लोगों को कि कहाँ पर किसकी संभावना है। और ये शायद पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी, कई विश्लेषकों के अनुसार जो कर्नाटक के हैं, शायद 224 में से 60-70 सीटों पर सिमट जाएगी इस बार, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी और लोगों को गुस्सा है उनके प्रति इस समय कर्नाटक में। और 40% कमीशन का तो वो ओपन है उनका, तो जो काम करते हैं। तो इस बार स्थितियां कर्नाटक में एक प्लेटर पे कांग्रेस को मिल रही हैं, बशर्ते वो उसका यूज कर ले। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और राजेश जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे दोनों ने, और धन्यवाद आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया आपका।